नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आज जो हमारा चैप्टर है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसमें थोड़ा सा चैप्टर बच रहा है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, कल इसके जो एमसीक्यूज है वो करा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम पढ़ाएंगे गैस एक्सचेंज, यानी किस तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है। एक तो भाई आप लोग जो है ना, क्लास को जब प्रेयर में या लाइव रहती है तभी आप देखिए, बाद में लोग देखता नहीं है क्लास को। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको एट ए टाइम क्लास मिल सके, है ना। ये काम भी आप करते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम है गैसेज एक्सचेंज, ठीक है। गैसेज एक्सचेंज यानी गैस जो है वो किस तरह से बॉडी के अंदर एक्सचेंज होती है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं आदान प्रदान, यानी गैसों का आदान प्रदान। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर की, कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जो गैस होती हैं, और ये जो गैसेज होती हैं जिनमें बात करते हैं हम, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और CO2, और कुछ और भी गैस होती है जिसको ETC कह सकते हैं। अब ये जो गैस होती हैं, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जितनी भी गैस होती हैं, उन गैसों में किस गैस का कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं हम, एटमॉस्फेयर एयर की जो है। देखो, एटमॉस्फेरिक जो गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 और ETC। अब देखो, प्रत्येक गैस का कितना परसेंटेज होता है और कितना उसका प्रेशर होता है, या इस चीज की बात करेंगे। अब ये जो गैस हो गई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इनका परसेंटेज बात करें, यानी कौन कितनी गैस होती है, तो इसमें नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये 78% होती है, ये 21% होती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.3% होती है, ठीक है। और बाकी जो है 0.7% के करीब जो है अन्य गैस होती है, ठीक है ना। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक इसका प्रेशर बात करें इन सब गैस का, तो देखिए सबसे पहले हम पार्शियल इसको कहते हैं। जैसे एक गैस का प्रेशर अगर हम देखेंगे, किसी भी एक गैस का, तो उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर, यानी हिस्सा, किस गैस का कितना हिस्सा होता है प्रेशर में। अगर हम एटमॉस्फेरिक जो गैस हैं इनका प्रेशर की बात करें, टोटल गैस का प्रेशर की यदि हम बात करते हैं, तो ये होता है 759, यानी 759 mm of Hg, Hg, ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है टोटल गैसों का। अगर हम यहाँ की प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर की, यानी एक गैस में कितना होता है पार्शियल प्रेशर, और ये किस में होता है mm ऑफ Hg में होता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होता है
590 यानी 590। इसी तरह ऑक्सीजन का बात करें तो इसका होता है 159। एवरेज की बुक में 160 लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। ठीक, इस तरह से इसका पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और इनका जो प्रेशर है बहुत ही कम होता है। ठीक है, मैंने किसका इसका हो गया, ऑक्सीजन और इसका। अब इन दोनों की बात करेंगे तो हम इनका ही बात करेंगे। यहाँ हम चैप्टर में इसी का बात करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है। हमने बात की इस की बात की, यानी जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वो कितना है, उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर। जैसे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की तो टोटल कितना बात की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने टोटल बात की, अगर एवरेज अगर इसका देख ले तो 769 60 इस तरह से हम लिख सकते हैं। वैसे 759 होता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन में गलती आती है, कहीं पे कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से हम 760 या 716 याद रख सकते हैं mmHg। ठीक है, एवरेज याद कर सकते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन का कितना आया भाई, नाइट्रोजन का कितना आया, इस तरह नाइट्रोजन का कितना आया था, नाइट्रोजन का कितना आया, नाइट्रोजन अगर परसेंटेज में देखें तो कितनी होती है, 78% होती है। और इसका पार्शियल प्रेशर बात करें तो ये कितना होता है, 590 mmHg होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात की हमने, ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है, 21% होती है। ठीक है, और इसका पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 159 mmHg होता है। ठीक है, इस तरह से। अब गैस जो होती है, सभी गैसों की जब बात करते हैं तो सबका अलग अलग प्रेशर हो गया। यदि आपने छोटी क्लासों में भी ये पढ़ा होगा कि हमेशा जो है गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, यानी जहां पर दाब कम होगा उधर गैस जाएंगी। ठीक है ना। अब जब इन गैसों का डिफरेंट, यानी उच्च दाब का और निम्न दाब का जितना डिफरेंट होगा उसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट, यानी उच्च दाब और निम्न दाब। या हम बात ऐसे कर ले, यानी वायुमंडल में जो गैस का हिस्सा है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें उसका प्रेशर, और मानव का जो एल्वोलाई लंग्स जो है इसका प्रेशर, इनके बीच में कितना डिफरेंट है तो उसको कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। उसको क्या कहेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट, उसको कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। यानी O2 का जो प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, यदि इनके डिफरेंट 1 mmHg अगर डिफरेंट हो, केवल 1 mmHg का डिफरेंट हो, तो 1 मिनट में 21 ml ऑक्सीजन आ सकती है। नहीं समझे, देखो जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 159 mmHg। ठीक है, उसी तरह मानव का जो एल्वोलाई होता है उसमें होता है 104 mmHg। ये किसका है, एल्वोलाई का, और ये किसका है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेशर,
ये है O2 पार्शियल प्रेशर, और ये किस में होता है, एल्वोलाई में। अब इनका जो डिफरेंट है कितना है, ये 5 और ये 5, लगभग जो है 55 का डिफरेंट है, ठीक है। यदि एक का डिफरेंट आए तो कितना ml ऑक्सीजन आ जाती है, इतना ml ऑक्सीजन आ जाती है। तो यह 55 का डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई 21 कर सकते हैं, यानी इतना ऑक्सीजन 1 मिनट में लंग्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। इतनी ऑक्सीजन लंग्स में आ सकती है। अब इसी प्रकार अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भाई, 0.3 होता है, ठीक है। इतना होता है, 0.3 होता है। लेकिन अगर इसको पार्शियल प्रेशर को अगर मानव की एल्वोलाई या हमारी सेल के अंदर बात करते हैं तो ये कितना होता है भाई, कितना होता है, बॉडी सेल में या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसमें, तो ये कितना होता है भाई, या जो सेल है बॉडी का, और या कहे कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड सेल के अंदर होता है उसमें कितना होता है भाई, ये होता है 40 mmHg। ये इतना बॉडी की सेल में होता है। लेकिन अब बात करते हैं जब यहां पर डिफरेंट एक का हो, यानी CO2 का डिफरेंट, जैसे ऑक्सीजन का डिफरेंट एक था, तो वहां पर ऑक्सीजन कितनी ml जा सकती थी 1 मिनट में, 21 ml। अगर यहां पर डिफरेंट एक का होता है CO2 में, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकती है भाई, ये निकल सकती है 400 ml पर मिनट, ठीक है, पर मिनट mmH, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है। यानी एक का डिफरेंट हो, किस किस में डिफरेंट का बात करेंगे, या किस में डिफरेंट की बात करेंगे, ये CO2 लिखो इसको, CO2 है ना। यदि CO2 की बात की तो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 0.3, और जो सेल बॉडी सेल जो होती है, यानी यहां कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीटेड ब्लड, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो, डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त की बात करें तो वहां कितना होता है 40 mmHg होता है। यदि एक का डिफरेंट हो, अब देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है, बहुत सारा डिफरेंट है, पूरा का पूरा डिफरेंट है, केवल ये तो 0.3 है और इतना उसमें होती है, तो इतना प्रेशर में इतना, यानी 400 ml, यानी एक का डिफरेंट होता है तो 400 ml पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल सकती है, ये ऐसी क्षमता होती है। यानी किसी व्यक्ति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो तुरंत बाहर निकलती जाती है, ठीक है, वो रुकती नहीं है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा इसका प्रेशर होता है। अब आपको याद क्या रखना है, देखिए याद इसमें से बस ध्यान में यही रखना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है इसमें से, एक क्वेश्चन ये बनता है कि एटमॉस्फेरिक एयर का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ठीक है, ये बनता है ना। और क्या बनता है, देखो जो प्रेशर ग्रेडियंट के में से भी बनता है क्वेश्चन कि एक का डिफरेंट होगा तो कितना ml ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ सकती है, एक का डिफरेंट होगा तो 21 ml आ सकती है, ठीक है। और एल्वोलाई में, ये एल्वोलाई जो होती है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104 mmHg होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या बनेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 0.3 होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या सेल जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो 40 mmHg होता है। और एक का डिफरेंट हो तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, 400 ml निकल जाएगी। ये इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा मोटा है नहीं वैसे। अब बात करते हैं, जैसे हमने अभी एटमॉस्फेयर एयर की बात की, एयर की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए ये जैसे हमारी एल्वोलाई है और एटमॉस्फेरिक एयर जो है, अभी आप O2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, O2 की, तो O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159 mmHg। और आपको भी हमने एल्वोलाई का बताया कितना होता है, एल्वोलाई का, ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई का कितना होता है, 104, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो डिफरेंट एक का हो तो कितना आ सकता है, 21 ml। अब डिफरेंट बहुत सारा है, यानी 55 का डिफरेंट है, तो कितनी ऑक्सीजन आ सकती है, वैसे वैल्यू आपको 6 लीटर 1 मिनट में हम बता चुके हैं, ठीक है। ये है एल्वोलाई, क्या है, ये है ओ, चलो ठीक है कोई नहीं, ये है एल्वोलाई, ठीक है। अब जो हमारी कैपिलरीज है, ये जो कैपिलरीज हैं, ये एल्वोलाई से जुड़ी हुई रहती हैं, सब जान रहे हैं। इस तरह से कैपिलरीज एल्वोलाई से जुड़ी हुई रहती है। यहां पर अभी हमने बात की डीऑक्सीटेड और ऑक्सीजनेटेड की, ये हो गया इसका ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड हिस्सा हो गया। अगर यहां जब ये डीऑक्सीजनेटेड है तो डीऑक्सीजनेटेड साइड कितना, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब CO2, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब CO2, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब O2, ठीक है। अभी हमने जब बात की तो क्या बात की कि जो डीऑक्सीजनेटेड साइड है उस साइड कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है 40 mmHg, ठीक है ये। और अब ये होता है कैपिलरी साइड। अगर एल्वोलाई साइड होता है ऑक्सीजन का प्रेशर 104, लेकिन ऑक्सीजनेटेड साइड यानी कैपिलरीज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 mmHg, mmHg, 95 mmHg। तभी तो ऑक्सीजन बॉडी से अंदर की ओर आएगी, यानी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेशर हो गया 159, एल्वोलाई में हो गया 104, और कैपिलरीज में कितना हो गया भाई, कैपिलरीज में हो गया 95 mmHg। यानी यहाँ भी डिफरेंट, यहाँ पर भी डिफरेंट, तो डिफरेंट है इसलिए ऑक्सीजन बाहर से आसानी से अंदर की ओर आती रहती है। अब कैपिलरीज का जो डिफरेंट है, यहाँ का डिफरेंट तुरंत बाहर निकलती जाती है, क्योंकि बाहर की साइड कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 ही अंतर होता है। यानी गैस का एक नियम है कि गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, तो इस तरह से यहाँ दाब कम, यहाँ से ज्यादा, यहाँ से ज्यादा, यहाँ, तो यानी ज्यादा से कम की ओर गैस आ रही है। इस तरह से ये गैस जो है ऑक्सीजन
ये हमारी कैपिलरीज तक पहुंचती है। कैपिलरीज में ब्लड होता है, ब्लड इसको हीमोग्लोबिन के साथ जोड़कर बॉडी के अन्य पार्ट तक पहुंचाता है। अब एक बार में जैसे ही वॉल्यूम की बात करें, एक कैपिलरीज में कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का आता है, तो भाई ये 19 ml। एक कैपिलरीज के अंदर जो है 19 ml क्या जाता है, 19 ml लीटर में, सॉरी परसेंटेज की बात करें, 19 ml परसेंटेज मिलीलीटर ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर पहुंचता है। अब ये 19 ml परसेंटेज ऑक्सीजन पहुंचा है। अब भाई कुछ समय बाद ये सेल में पहुंचेगा, सेल के अंदर पहुंच जाएगा, सेल में। अब ये सेल ऑक्सीजन को लेगी और ऑक्सीजन का कितना परसेंट अपने यूटिलाइज कर लेगी भाई, ये कर लेगी 5 ml परसेंटेज। यानी कैपिलरीज में जो 19 ml परसेंटेज ऑक्सीजन पहुंचा था, उसका यूटिलाइज कर लेती है सेल कितना, 5 ml परसेंटेज। अब 5 ml परसेंटेज यूटिलाइज कर दिया तो कितना बचा भाई, ये बचा यहाँ 14 ml, यानी 14 ml परसेंटेज ही अब यहाँ बचता है। तो ये फिर वापस से इस तरह से जो है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 0.3, तो ये इस तरह से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस तरह से ये गैसों का एक्सचेंज बॉडी के अंदर होता रहता है। एक क्वेश्चन इसमें से ये बन रहा है, देखिए ये एल्वोलाई में कितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, तो 104 हो गया। इस तरह से कैपिलरी का पूछे तो 95 mmHg हो गया। एक क्वेश्चन ये हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, कि जो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है उसका कितना ml परसेंटेज यूटिलाइज कर लेती है, तो 5 ml परसेंटेज सेल यूटिलाइज कर लेती है जो ऑक्सीजन उसके पास पहुंचती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि यूटिलाइज के बाद कितनी ऑक्सीजन बचती है, यूटिलाइज के बाद यानी 14 ml परसेंटेज बचती है। इस तरह से ये हो गया एक हमारा जो गैसों का एक्सचेंज के बारे में पढ़ा रहे थे। एक आता है आपके जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन, आप जैसे याद करते हैं तो सेचुरेशन की जब याद करते हैं तो सेचुरेशन क्या है भाई, सेचुरेशन जो है ना वो यही है कि जो आरबीसी है, ब्लड सेल है, उसके अंदर कितना ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है, वही क्या है, सेचुरेशन। अब सेचुरेशन जो है एक सेल के अंदर ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, नॉर्मली कितना होता है, जैसे 95 से 100, ठीक है, 95 से 100। ये वैसे 100 कोई चीज होती नहीं है, लेकिन हम 100 तक की वैल्यू मानते हैं। वास्तव में कितना होता है, 55% से 98.5% ये सेचुरेशन क्या होती है, ठीक है, ये नॉर्मल सेचुरेशन है, ठीक है, नॉर्मल सेचुरेशन है, ठीक है, ये नॉर्मल सेचुरेशन होती है, ठीक है। अगर सेचुरेशन इस वैल्यू से नीचे आती है तो फिर व्यक्ति को कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसको जैसे सांस लेने में उसको कठिनाई आती है, और जिसकी वजह से उसका रिब केज का मूवमेंट चेंजेज हो जाते हैं। अब ये मूवमेंट क्यों चेंज होते हैं, क्या है, ये चीजें हम आगे देखेंगे।
एक अब ये लास्ट टॉपिक है और इसमें पढ़ेंगे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कौन कौन सी मसल जो हैं रेस्पिरेशन में मदद करती हैं, सहायता करती हैं। अब देखो जो ये मसल्स हैं, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, इनमें एक मसल होती है भाई जिसका नाम है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल का मतलब हो गया कोस्टल यानी रिब, इंटर यानी बीच में, जो रिब के बीच में मसल्स होती हैं उनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। अब इंटरकोस्टल जो मसल है वो दो तरह की होती है, एक तो बाहर साइड, तो बाहर की साइड जो है उनको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और जो अंदर है उनको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल। दूसरा जो है मसल होता है वो होता है डायफ्राम। क्या है? का मसल। और यहां कौन कौन सी होती है? यह होती है भाई, ये जो सब है मसल, डायफ्राम तो नॉर्मली रूप से काम आता है रेस्पिरेशन में, लेकिन कुछ असेसरी मसल्स होती हैं इस, ठीक है, कुछ असेसरी मसल्स की बात करें, ये दोनों यानी इंटरकोस्टल और डायफ्राम ये नॉर्मल रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। कुछ असेसरी मसल्स होती हैं, और असेसरी मसल्स में कौन कौन मसल्स हैं, जैसे स्टर्नोक्लॉइड, मास्टोइड मसल्स। दूसरा है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। दूसरा मसल है स्केलेनियस, स्केलेनियस स्केलेनियस। और कुछ एब्डोमिनल मसल्स होती है, एब्डोमिनल मसल्स। एग्जाम में पूछे कि रेस्पिरेशन में कौन कौन मसल सहायता करती हैं या कौन कौन मसल्स होती हैं, तो उसमें इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मसल, या फिर आगे लिख सकते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। असेसरी का पूछे तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, स्केलेनियस मसल और एब्डोमिनल मसल्स, ये किस में मदद करते हैं? रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। अब देखो कौन मसल किस तरह का रेस्पिरेशन करती है, तो यहां लिख लेते हैं, ये हो गई मसल्स। अब एक तो देखो इंस्पायरेशन होता है, एक एक्सपायरेशन होता है। तो इंस्पायरेशन कौन सी मसल करती है? इंस्पायरेशन। तो यह मसल्स का नाम प्राइमरी मसल्स जो अभी हमने बताई है, और ये यहां लिख देते हैं एक्सपायरेशन। तो प्राइमरी मसल्स में दो हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो इंटरकोस्टल मसल और एक डायफ्राम। तो ये मसल आती हैं प्राइमरी मसल्स में, प्राइमरी में। ठीक है, प्राइमरी में कौन कौन सी मसल बताया हमने?
जो हमारा मसल है इंटरकोस्टल मसल, और इंटरकोस्टल मसल की दो ब्रांच थी। इंटरकोस्टल मसल को क्या बोलते हैं, इन दोनों मसल्स को क्या बोलेंगे, इन दोनों मसल को प्राइमरी मसल बोलेंगे, दोनों के प्राइमरी मसल्स, ठीक है। और ये असेसरी मसल्स, ये हो गई प्राइमरी और ये हो गई असेसरी मसल। तो प्राइमरी मसल में इंटरकोस्टल मसल हो गई, और इंटरकोस्टल की भी दो ब्रांच हो गई, एक्सटर्नल और इंटरनल, दो भाग हो गए ब्रांच के, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो हो गई इंस्पायरेशन, यानी श्वास जब लेते हैं तो कौन कौन मसल सहायता करती है, तो यहाँ करती है इंटरनल इंटरकोस्टल। ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसमें 75% जो ऑक्सीजन आ रही है वो इसकी वजह से ही आ रही है, ठीक है। या एयर की बात कर लेते हैं, एयर, यहाँ तक तो एयर ही रहता है, बाद में जाके जो है ऑक्सीजन को एल्वोलाई ग्रहण करती है तब जाके बात है, लेकिन इससे पहले एयर ही लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये 75% एयर को अंदर की ओर लेती है। दूसरा कौन करता है इसमें, मतलब दूसरा करता है डायफ्राम। इसी तरह ये दोनों मसल जब श्वास लेते हैं तो कौन सी मसल काम आती है, या श्वास लेने में मदद कौन सी मसल करती है, तो उसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। देखिए, लेने में एक्सटर्नल, और छोड़ने में ये आती है इंटरकोस्टल। ये वायु को जब छोड़ते हैं तो ये मसल मदद करती है, इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन कई बार कुछ कंडीशनें बदल जाते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में चले जाए, है ना, या ठंड के समय सर्दी जुकाम हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस समय कुछ असेसिव मसल्स होती हैं, वो भी मदद करती हैं। और जिसमें अभी हमने आपको एक मसला बताया था, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। और दूसरा मसल भी बताया था, क्या है नाम है इसके, स्केलेनियस, ठीक है। ये स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड और स्केलेनियस, ये मसल जो है किसमें मदद करती है भाई, ये दोनों मसल जो है ना असेसरी है, और श्वास लेने में तकलीफ जब हो जाती है, दिक्कत आती है, तो ये दोनों मसल भी सहायता करती है। अब एक्सपायरेशन, श्वास को छोड़ने में ऐसे समय कौन सी मसल करती है भाई, ये करती है एब्डोमिनल मसल्स, ठीक। तो ये मसल्स के नाम हो गए जो रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। अब एक नर्व होती है, एक नर्व की बात कर लेते हैं। एक नर्व होती है जिसका नाम होता है फ्रेनिक नर्व, और ये निकलती है जो हमारा वर्टिब्रा है C3 और C4 से। अगर ये किसी तरह से इसकी सप्लाई कट जाए तो भाई मृत्यु निश्चित है। ये सप्लाई किसको करती है भाई, ये करती है डायफ्राम, ठीक है। अगर इसकी सप्लाई किसी भी तरह से रुक गई तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि डायफ्राम जो हमको रेस्पिरेशन में मदद करता है, या कहे कि बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है, यानी डायफ्राम के बिना श्वास लेना असंभव है। अगर ये मसल अगर कट गई तो व्यक्ति की डेथ निश्चित है। यानी इस समय
डायफ्राम क्या हो जाएगा भाई, पैरालाइसिस हो गया। हाँ, तो इस ये मसल अगर इंजरी हो गई, यानी मसल की क्या हो गई, इंजरी, तो डायफ्राम सप्लाई, डायफ्राम क्या हो जाएगा भाई, इंजरी होने की वजह से क्या हो जाएगा, डायफ्राम का पैरालाइसिस हो जाएगा, डायफ्राम का क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो, जब हम श्वास लेते हैं तो कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं। अगले हेडिंग है मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केस, थोरेसिक केस। अब मूवमेंट की बात करते हैं तो एक होता है भाई पंप हैंडल मूवमेंट, जैसे पंप हैंडल, पंप हैंडल मूवमेंट की बात करें, यानी पंप हैंडल का मतलब है जैसे चाबकल या को जो है कि इस तरह से चलाते हैं तो क्या होता है, आगे और ऊपर की साइड चला जाता है। जैसे हम श्वास ले रहे हैं, गहरा श्वास लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट है आगे और ऊपर की साइड आता है, आगे और ऊपर की साइड, आगे और ऊपर साइड। ये मूवमेंट कैसा है, पंप हैंडल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है, पंप हैंडल मूवमेंट, आगे और ऊपर। तो देखिए इसमें बॉडी का जो एंटीरियर पोर्शन है, तो यहां लिखेंगे इसमें बॉडी का एंटीरियर यानी आगे वाला भाग, जो पोर्शन होता है, एंटीरियर जो पोर्शन होता है, जिसमें जो सेकंड से 6 नंबर की जो रिब होती है, सेकंड टू 6 रिब, रिब अलोंग स्टर्नम, स्टर्नम के साथ मूव करती हैं। और मूव कैसे करते हैं, अपवर्ड करती हैं एंड फॉरवर्ड, ठीक है ना, ऊपर की ओर और ऐसे खुला हो, है ना, फॉरवर्ड। और इसी से जो थोरेसिक कैविटी का जो दिस दिस इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर diameter of thoracic cavity, thoracic cavity, ठीक है, ये थोड़ा कट नहीं जाए, अक्सर थोरेसिक कैविटी लिखा है, ध्यान रखना इसका। हाँ, कहने का मतलब है कि जब श्वास लेता है तो व्यक्ति, हमारा जो चेस्ट है इसमें सेकंड से लेकर 6 रिब, साथ में ये बीच का स्टर्नम आगे की ओर और ऊपर की ओर उठता है। इसी को बोला जाता है पंप हैंडल मूवमेंट। क्या बोला जाता है, पंप हैंडल मूवमेंट। इसी की वजह से क्या होता है, हमारा आगे और पीछे, आगे यानी एंटीरियर, पीछे की साइड पोस्टीरियर, तो ये थोरेसिक जो कैविटी है इसका स्पेस क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है, तो वायु अंदर एंट्री कर जाती है। इस तरह से ये मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है। एक होता है बकल हैंडल मूवमेंट। बकल हैंडल मूवमेंट का मतलब है कोई बकेट हैंडल, जो बकेट होता है, बाल्टी, बकेट हैंडल मूवमेंट, यानी जब श्वास लेते हैं तो जो साइड, जैसे बीच में से के देखिए कैसे होता है, इसमें जैसे बाल्टी होती है,
प्लास्टिक की बीच में से उसको उठाए इस तरह से, तो क्या होता है, साइड में से वो क्या हो जाती है, ऐसे करके बीच में से तो पिचक जाती है और साइड में निकल जाती है। उसको क्या बोलते हैं, बकेट, बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट को जब उठाते हैं तो बीच में से इस तरह से और साइड में ऐसे निकल जाएगी। यानी यहाँ पर जो है इसमें अपवर्ड एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरफ जो निकलता है, इस तरह के इसमें मूवमेंट होते हैं। आपको ये जो चैप्टर है पूरा हो गया है आपके लिए, ठीक है। और आपको एनाटॉमिकल डायरेक्ट स्पेस ये सब आपको समझाई दिए हैं, ये तो सब हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर हो गया आज पूरा आपका। और कल जो पढ़ाएंगे तो इसके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो कराएंगे। आप लोग टाइम से क्लास में आया करिए, क्लास को देखिए, पढ़िए। बहुत अच्छा कंटेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत लाभदायक होगा। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कठिन है, लेकिन चीज़ें बहुत इजी हो जाते हैं 2-3-4 बार पढ़ने पर। अभी आप शुरू में पढ़ रहे हैं तो चीज़ें कठिन लगती हैं। वैसे इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कईयों को दिक्कत होती है, लेकिन हिंदी पेवर भी नहीं लिख सकते, बिल्कुल हिंदी लिखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कि आपकी क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए हमारे साथ।